ये ना भूलो कि उनका असल निशाना तुम्हारी जात है। इन्हें इसी तरह ढील दी जाती रही तो एक दिन वो तुम्हारे गिरबां पर हाथ डाल देंगे और हम इनका मुंह देखते रह जाएंगे। वक्त गुजर रहा है। मेरा ख्याल है कि अब मेरा निर्मल कुमार के दफ्तर जाना बेसूत है। चंद का सकूत आते ही गजाला ने अपनी बात कह डाली। मैं उसके ख्याल से 100% मुत्तफिक था। निर्मल कुमार बसात का एक मामूली मोहरा था। उसकी अहमियत उसी वक्त तक थी जब तक सोबराय का सुराग नहीं मिला था। वो फरार हो गया था। निर्मल कुमार अपने बाप मदन लाल समेत आईबी वालों के कब्जे में था। इसके दफ्तर जाना अल्लाह हासिल था। मेरे ज़हन पर एक बोझ सा सवार था। वीरा की बात एक गिरा की तरह दिमाग में अटक गई थी। कैरी के बारे में मेरा तजर्बा था कि वो बहुत जारहाना मिजाज का मालिक था। ढील देने से उसका हौसला बढ़ सकता था। ये जरूरी हो गया था कि उसे जनरल की गाड़ी पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाए। इस बारे में जनरल और अव्वल खान से बात करने का कोई फायदा नहीं था। वो दोनों अपने मसाइल में बुरी तरह उलझे हुए थे। वैसे भी वो किसी सख्त कदम की हमायत नहीं कर सकते थे। मुझे जो कुछ करना था अपने तौर पर करना था। नताइज सामने आ जाने के बाद कोई मुझसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता था। गैरी के बारे में सोचते सोचते मेरी जहनी रोज सुनील और शीबा की तरफ बह गई। वहां पेश आने वाले वाकयात एक एक करके मेरे जहन में ताज़ा होने लगे और फिर यकायक मैं परेशान हो गया। इस वक्त मैं तलवार की बारीक धार पर चल रहा था। गैरी से मैं कर्नल दावर बनकर मिलता रहा था। सोबराय से मैंने डैनी की हैसियत से राब्ता इस्तवार रखा हुआ था। मेरा वो खतरनाक खेल उसी वक्त तक जारी रह सकता था जब तक वो दोनों किरदार एक दूसरे से अलग नजर आते रहते। सुनील के घर पर एक गड़बड़ हो चुकी थी। शीबा मुझे महेश अग्रवाल के नाम से जानती थी। अपनी बीवी के मुंह से मेरा वो नाम सुनकर सुनील ने बहुत तिलमिलाए हुए अंदाज में उसे फटकार कर बताया था कि मेरा असल नाम महेश नहीं कर्नल दावर था। यह बात शीबा के जहन में ऐसी बैठी थी कि सोबराय का फोन आने पर उसने यही बताया कि कर्नल दावर उसके शौहर को उठा ले गया था। इस बयान के बाद यह बात वाज़ेह हो जाती थी कि सोबराय की तलाश में मदन लाल के घर का रुख करने वाले STF के आदमी थे। जबकि मैंने गैरी से साफ अल्फाज में कहा था कि सोबराज वाले किस्से का फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं, वो काम किसी और एजेंसी ने किया था। इस तजाद पर पर्दा डालने के लिए जरूरी था कि शीबा की जुबान बंद कर दी जाए या फिर उसे कुछ अरसा के लिए गायब कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद मामला ठंडा हो जाता तो शीबा को रिहा किया जा सकता था। पहली और जरूरी बात यह थी कि शीबा की अपने घर में मौजूदगी का यकीन कर लिया जाए। मैंने बिला तवक्कुफ उसके घर का नंबर मिलाया। पहली चंद घंटियों के बाद मुझे उम्मीद थी कि वो रिसीवर उठा लेगी, लेकिन फिर घंटियां बजती चली गई। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने मायूस होकर फोन बंद कर दिया। शायद वो खौफजदा होकर अपने घर से कहीं और मुंतकिल हो गई थी। उसके नए ठिकाने का सुराग लगाना आसान काम नहीं था। 4 बजे गैर मुतवक्का तौर पर जलाल आन वारिद हुआ। वो दोपहर की फ्लाइट से कराची पहुंचा था और सद्दफ मेंशन से होता हुआ मेरे पास पहुंचा था। मैं सिर्फ तुम्हारी दिलजोई के लिए कराची आया हूं, उसने मुझसे बगलगीर होते हुए कहा। कल रात तुम सद्दफ मेंशन वालों से नाराज मालूम हो रहे थे। मैं किसी से नाराज नहीं था, मैंने खुशदिली से जवाब दिया। मुझे तुम्हारी और उनकी मजबूरियों का इल्म है। मुझे इस बात का कलक था कि मैं इनके साथ नहीं चल सकूंगा। यह मेरे अपने मिजाज की खामी या खराबी है जिसकी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली जा सकती। सद्दफ मेंशन में यकायक बहुत रौनक हो गई है। इस केस के 4 कैदियों के आ जाने से सारे सेल आबाद हो गए हैं, उसने बताया। मैं चौंक पड़ा। सुनील, निर्मल और मदन के अलावा चौथा कैदी कहां से आ गया? शीबा, उसने मुस्कुरा कर बताया। वो सुनील के अगवा की चशमदीद गवाह थी, तुम्हें पहचानती है और तुमने उससे नामों का भी कुछ चक्कर चलाया हुआ था। तुमने उसे छोड़ दिया था, मैंने सुबह उठवा लिया। वो रंगीन मिजाज तितली है, वहां के माहौल से दहशत ज़दा होकर मर जाएगी। फिक्र न करो, उसे बेहतर और रोशन कमरा दिया गया है। वहां चमगादड़ों की रसाई नहीं है। इनकी आसेबी आवाजें शीबा को उसी कमरे में महदूद रखेंगी। जनरल वकार की गाड़ी पर रॉकेट के हमले की खबर बहुत सख्ती के साथ दबा दी गई थी, लेकिन जलाल अपने हिसास मनसब के बिना पर इस खबर से वाकिफ था। मैंने उसे उस वाक़े की इन तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया जो मुझे गैरी से मालूम हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह गैरी क्या चाह रहा है, उसने उलझन अमेज लहजा में कहा। वो अपने मुजरिमों तक रसाई की धुन में पागल हो चुका है, मैंने जवाब दिया। इन कोशिशों में वो जंगली सुवर की तरह हर तरफ मुंह मार रहा है। मैंने आईबी वालों के हाथों शीबा के पकड़ जाने की इत्तला पर कोई तबसरा नहीं किया था, लेकिन मुझे खुशी हुई थी कि उन्होंने अपनी मुस्तैदी से काम लेकर मेरी एक जरूरत पूरी कर दी थी। हमले की खबर ने सबको फिक्रमंद कर दिया है, जलाल कह रहा था। यह हम सब के लिए सुबकी की बात है कि अब दुश्मन STF के घर में घुसकर हमला करने की पोजीशन में आ गया है। खबर की तशहीर हो या ना हो, दुश्मन को अपनी कामयाबी का इल्म हो चुका है। गाड़ियों के मलबे से कुछ न कुछ ऐसे शवाहिद जरूर मिल जाएंगे जिनकी बिना पर जिम्मेदारी का तयन किया जा सकेगा। मेरी ख्वाहिश है कि इस वाक़े के बारे में इनके सफारत खाने से एहतजाज करके यह बता दिया जाए कि इनके आदमियों की गैर कानूनी हरकत के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। यही किया जा रहा है। आज रात माहिरीन की एक टीम कराची में जमा हो रही है। कल सुबह वो बारीक बीनी से हर चीज का जायजा लेंगे।
रॉकेट और गाइडिंग डिवाइस के कुछ न कुछ हिस्से मिल जाएंगे। साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि अब राख से भी चीजों की असल माहियत के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। एक तरफ तुम जनरल वकार से बिल्कुल लाताल्लुक हो, दूसरी तरफ अंदर की बातें बता रहे हो, ये क्या चक्कर है? मैंने संजीदगी से सवाल किया। जनरल से मेरा तारुफ है और ना कोई राब्ता, उसने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो इस्लामाबाद में मेरे इल्म में आती रही हैं। मेरी मेज पर निजी और सरकारी जराए से रोजाना कमोबेश 1000 रिपोर्टें आती हैं, जिनसे बहुत कुछ सामने आ जाता है। अब इन रिपोर्टों में मेरे बारे में कोई टेढ़ी बात आ जाए तो इसे नजरअंदाज कर देना। मैंने हंसते हुए उससे मुतालबा किया। क्यों, तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं? उसने सर उठाकर सवाल किया। गैरी की रफ्तार तेज है, इसे रोकना जरूरी हो गया है। वो तुम्हारा मामला है, उसने जल्दी से वो बात वहीं खत्म कर दी। ये ख्याल रखना कि तुम्हारी रोक टोक के नतीजे में कोई बड़ा मसला खड़ा ना हो जाए। तुम बेफिक्र रहो। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई, फिर पूछा, मदन लाल क्या बता रहा है? वो बहुत खौफजदा है। किसी बड़े मुजरिम के साथ छोटे मोटे ताउन को लोग जुर्म नहीं गर्दानते। इनको सिर्फ इसी वक्त होश आता है जब तबाकुन नताइज सामने आते हैं। वो बताने लगा, मदन लाल का नाम एक अरसे से हमारी चेक लिस्ट पर था। वो सोबराज को इंतखाबी मुहिम और दूसरे मकासद के लिए अक्सर बड़ी बड़ी रकमें देता रहता था। इस तरह परवान चढ़ने वाली दोस्ती के नतीजे में सोबराज भी उसे राहत दिलवाता रहता था। वो पनाह के लिए सुनील के हमरा मदन लाल के घर पहुंचा तो वो इनकार नहीं कर सका। एक दोस्त को उसके आड़े वक्त में सहारा देने का ख्याल से उसे साथ रख लिया। मदन लाल का बेटा सरकारी अफसर है। सोबराज ने कुछ फर्जी बातें बताकर उसे भी अपने साथ मिला लिया। निर्मल कुमार कसम खाकर कह रहा है कि उसने एक मजलूम बेवा का पैगाम सुनकर सोबराज तक पहुंचाने का वादा किया था। इसके सिवा उसने अपने बाप के दोस्त के लिए कोई काम नहीं किया। दोनों के जराइम संगीन हैं। अखबारात में सोबराज के खिलाफ मुसलसल कहानियां आ रही हैं। हर तरफ इसके करतूतों का शोर है। इनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। इस सरकारी अफसर ऐसे मामलात में कुछ ज्यादा हिसास होता है। इनकी बहुत मुनासिब देखभाल की जा रही है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो अभी तक सोबराज के नए ठिकाने के बारे में कोई कारआमद बात नहीं बता सके हैं। वो अपनी बरादरी में घूम रहा है। वीरा ने अपना ख्याल जाहिर किया। मदन लाल के घर से भागकर किसी राज कपूर के पास चला गया होगा। शायद ऐसा नहीं है, मैंने कहा। वो बहुत चालाक आदमी है, अब अपनी बरादरी से दूर रहेगा। उसके ज़हन में कोई मुतबादल ठिकाना होता तो वो सुबह कंक्रीट के पाइप में न होता। मदन लाल के घर से भागकर कहीं और पनागुज़ी हो चुका होता। तुम उसकी बात का यकीन कर रहे हो सकता है कि वो किसी आरामदेह बिस्तर पर दराज होकर तुम्हें पाइप की कहानी सुना रहा हो। ऐसे आदमी की किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। वीरा से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। सोबराज ने मुझे यानी डैनी को अपना खैर खा तस्वुर किया था। मेरी दानिश में उसे मुझसे ऐसा खुला झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी नई कमीन गाह के इंतखाब के सिलसिले में वो वाकई मोहतात था। जलाल के पास सुनील और सोबराज के बारे में खबरें थीं। मैं स्टेशन 4 में होने वाले धमाके का चशमदीद गवाह था। हमारे दरमियान काफी देर तक जज्बियात पर सरगर्मी से बातें होती रहीं। हम सिर्फ एक दूसरे की मालूमात में इजाफा करते रहे थे। इनमें कोई बात नतीजा खेज नहीं थी। सुनील आईबी वालों के लिए बहुत सख्त जान साबित हुआ था। जलाल के आदमियों का ख्याल था कि मैं सद्दफ मेंशन से निकलने के बाद दोबारा जाकर निर्मल कुमार के बारे में सवाल ना करता और इसका इस्तरारी रद्द अमल सामने ना आता तो शायद वो मर कर भी सोबराज के बारे में अपनी जुबान न खोलता। मेरी जुबान से निर्मल कुमार का नाम सुनकर उसके औसान जाते रहे थे। उसे ये यकीन हो गया था कि उसने कुछ न बताया तब भी वो लोग निर्मल कुमार और सोबराज तक पहुंच जाएंगे। भरपूर शिकस्त के उसी खौफ ने उसे कुछ ही देर में जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। सोबराज किसी सियासी जमात में शामिल नहीं था, लेकिन अपने मजबूत अकलियती ग्रुप की सरबराही करता था। वो लोग चढ़ते सूरज के पुजारी थे और इक्तदार में रहकर अपनी बरादरी की बहबूद के लिए काम करने के नाम पर हमेशा हुकूमत वक्त का साथ देते चले आए थे। सियासत का चस्का लग जाने के बाद सोबराज ने तीसरे दर्जे की गुंडागर्दी तर्क कर दी थी, लेकिन वो दूसरे गैर कानूनी कामों में गर्दन तक गर्क था। पलाटों और परमठों की सियासत इस कदर आम हो चुकी थी कि उसे बदयानती और जुर्म के जुमरे से खारिज करके सियासत के चलन शुमार किया जाने लगा था। सोबराज शहर भर में फैले हुए गुर्गों के जरिए जुए के अड्डे और मंशियात के ठिकाने चलाता था। रिक्रूटिंग की आड़ में इंसानों के स्मगलिंग के घनौने कारोबार में मुलव्विस था। ऐसे धंधे उसके आदमी चलाते थे और खामोशी से अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उसे पहुंचा देते थे। इन चक्रों में उसका नाम कभी सामने नहीं आया था। इसके आदमी पकड़े जाते थे तो वो इंसान दोस्ती और हमदर्दी के नाम पर सिफारिशों के जरिए इन्हें आज़ाद करा देता था। सुनील की नज़रों में उसके मालिक के वो जराइम संगीन थे, लेकिन हमारे लिए उनकी ज्यादा वक़्त नहीं थी। रा ब्लैक कैट्स CIA और FBI के साथ गठजोड़ करके सोबराज ऐसे गद्दाराना जराइम का मुर्तकिब होता रहा था जिनकी मुआफ़ी मुमकिन ही नहीं थी।
सोबराज के इन जराइम से सुनील बड़ी हद तक लाइल्म था। उसने सिर्फ यह बताया था कि इसका मालिक अक्सर अपने कमरे में बंद होकर सैटेलाइट फोन पर नामालूम लोगों से बातें करता रहता था। अगर उसके सैटेलाइट फोन पर कोई कॉल आ जाती थी तो वो सुनील को एक लम्हे के लिए भी अपने करीब नहीं ठहरने देता था। राजमहल में सियासी रहनुमाओं से लेकर शहर के लफंगों तक की आमदोरफ्त रहती थी। आबादी के निचले तबकात में सोबराज के वो रवाबत इसके माजी का हिस्सा थे। इसकी सिर्फ एक ही खूबी थी कि अपना सियासी कद काठ निकाल लेने के बावजूद उसने अपने दर पर आए किसी शख्स को नहीं धुतकारा था। हत्तुल इम्कान हमेशा और हर शख्स के काम आने की कोशिश करता था जिसे उसके मद्दा और हवारी उसकी गरीब परवरी का नाम देते थे। सोबराज आम मुलाकातियों से खुली कचहरी की सूरत में मिलता था, जहां सुनील किसी हमजाद की तरह हर वक्त उसके साथ रहता था और अपने मालिक की जरूरी हदायत नोट करता रहता था। कुछ मुश्तबा लोग फारिग औकात में उससे मिलने के लिए आते थे। वो मुलाकातें मुकम्मल तखलिये में होती थी। सुनील अपने मालिक से कुछ पूछने की जुर्रत कर सकता था। न सोबराज ने कभी उसे अपने एतमाद में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सुनील ने अपने तवील तजर्बे के बिना पर यह अंदाजा लगा लिया था कि इन अहम और पुरस्कार मकामियों और गैर मुल्कियों की आमद सियासी जरूरतों से ज्यादा मुजरिमाना मकासद के लिए होती थी। सुनील अपने मालिक के शब रोज की जिंदा और मुतकल्लिम डायरी की हैसियत रखता था। इसे सब कुछ मालूम था, बस ये मालूम नहीं था कि सोबराज ने अपने मकाम से बहुत नीचे गिरकर शीबा को अपनी दाश्ता बनाया हुआ था। सुनील के इस दावे पर जलाल को यकीन था, न मुझे एतबार आया था। दूसरी बातों की तरह वो सोबराज और शीबा के ताल्लुकात से भी पूरी तरह आगाह था, लेकिन इसका एतराफ करके रुस्याही का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर बाद जलाल वापस चला गया। इस्लामाबाद वालों का कराची में जमाव शुरू हो चुका था। जनरल वकार पहले से कराची में था। जलाल सपैर को आ गया था। उसने खबर दी थी कि रात तक बमों और आतिशगीर मादों वगैरह के माहिरीन की जमात भी कराची पहुंचने वाली है। वह आसार बहुत हौसला अफजा थे। उम्मीद बन रही थी कि गैरी के धमाके के जवाब में कुछ न कुछ होकर रहेगा। शाम ढले मेरे मोबाइल पर सोबराज की कॉल आ गई। वो सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहा था। मैं उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गया। मुझे उसकी तरफ से इतनी जल्दी दोबारा राब्ते की तवक्का नहीं थी। डैनी, मैं इस वक्त सख्त परेशान हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात कहां से शुरू करूं। रस्मी मिजाज पुरसी के बाद उसकी भराई हुई आवाज आई। मेरे कान खड़े हो गए। सोबराज का वो लब लहजा मेरे लिए अजनबी था। सुबह सवेरे बदतरीन हालात में भी उसकी आवाज इतनी कमजोर नहीं हुई थी। कहीं से भी शुरू कर दो, मैं तुम्हारा मकसद समझ लूंगा। मैंने इस तरारी अंदाज में जवाब दिया। बस खबर अच्छी होनी चाहिए। मुश्किल यही है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तुम कहाँ हो? कोई ठिकाना मिला या अभी तक इसी पाइप में पड़े हुए हो? मैंने उसकी बात काट कर बेचैनी से पूछा। मैं सर छुपाने के लिए एक महफूज जगह तलाश करने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन अब ये सैटेलाइट फोन मुझे अपने गले पड़ता हुआ नजर आ रहा था। तुमने ठीक कहा था कि मैं इन्हें छोड़ना चाहूं तब भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? हुआ क्या है? मैंने बरहमी से कहा। उसके पसो पेश पर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अभी तक मैं FBI वालों से चुपता फिर रहा था, अब राह वाले मेरे पीछे लग गए हैं। राह वाले? वो कहां से आ गए? उसका इंकिशाफ सुनकर मेरी अकल चकरा कर रहेगी। वो आज ही कराची पहुंचे और मेरी मदद के तलबगार हैं। तुम यकीन करो कि मेरी नीयत साफ है। मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया है, कह दिया है कि इस वक्त मैं खुद मुश्किलात में घिरा हुआ हूं, इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, मगर वो मुझसे मिलने पर मुसर है। क्या तुम पहले भी राह वालों से मिलते रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। कोबरा का रूप इन्हीं के लिए धारा गया था। उसने कुछ न समझने वाले अंदाज में कहा, वो मुझे इसी नाम से जानते हैं। सुबह तक इनका कोई पता नहीं था, अब वो अचानक कहां से नाजिल हो गए? मैंने बरहमी से सवाल किया। इस गैर मुतवक्का खबर ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया था। तुम मेरे साथ क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे डर था कि तुम यही कहोगे। मैं इनसे अलग थलग हूं, मेरे हाथ साफ हैं। वो दोनों शहर में कोई गड़बड़ करेंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं पहले से तुम्हें इनके बारे में आगाह कर रहा हूं। उसका अंदाज सरासर मुदाफाना था। वो तुमसे किस किस्म की मदद चाहते हैं? चंद सानियों के सुकून के दौरान मैंने अपने उबाल पर काबू पाने के बाद पूछा। वो खानमा बर्बाद खाना बदोशों के रूप में थर पार कर के इलाके से सरहद पार करके आते हैं। वो बताने लगा, इनके पास रकम होती है ना हथियार, ये सब उन्हें कराची आने के बाद मिलता था। वो इसी मकसद के लिए मुझसे मिलने के लिए बेचैन है। मेरे साफ इनकार के बावजूद 2 मरतबा मुझे फोन पर तंग कर चुके हैं। हैरत है कि सीता कांत और गोपाल के किस्से की धूल बैठने से पहले ये लोग आ पहुंचे। वो ब्लैक कैट्स थे। तो उसने मेरी बात काट कर कहा, सीता मारी गई थी, गोपाल कैदी बना लिया गया था। सुना है कि तुम्हारे 7 आदमियों के बदले उन्होंने गोपाल को वापस ले लिया है। वो किस्सा खत्म हो गया, अब ये नई पार्टी आ गई है। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो। मैंने गुस्से से जवाब दिया। मेरी अकल काम कर रही होती तो तुम्हें क्यों फोन करता? इस वक्त रूए जमीन पर तुम मेरे अकलौते हमदर्द रह गए हो। आज सुबह तुमसे बात करते ही मुझे अंदाजा हो गया था
कि तुम मेरे बदख्वाह नहीं हो, इसलिए मैं तुमको पूरी बात बता रहा हूं। क्या तुम्हारे पास कोई और मुतबादल भी था? मैंने चौंक कर पूछा। 10 मुतबादल थे। मेरी जात से बड़े बड़े फायदे उठाने वाले आज मुझसे कतरा रहे हैं, लेकिन इनके दिलों में भारत से आने वालों के लिए नरम गोशे मौजूद हैं। मैं एक फोन करके इन दोनों को कहीं भी भेज देता तो इनके मसले हल हो जाते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरे गड़बड़ करते फिरे और तुम मेरी तरफ से बदगुमान हो जाओ। सोबराज, मुझे खिसने की कोशिश मत करो, मैंने सर्द लहजा में कहा। यह घिसने वाली बात नहीं है। मैं ये बात जानता हूं कि जो शख्स मुझे मौत के खतरे से बर वक्त आगाह करके बचा सकता है वो मुझे आसानी से मार भी सकता है। FBI वाले अंधेरों में भटकते रह जाएंगे, लेकिन तुम मेरा काम तमाम कर दोगे। अगर तुम्हारी बातें दुरुस्त हैं तो तुम्हारे ताउन के बगैर इनका मिशन कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वो मुसलसल तुम्हें तंग करते रहेंगे, मैंने ताई तलब लहजे में कहा। हो सकता है कि दिल्ली से इनके किसी बड़े का फोन आ जाए। ऐसे राब्तों के लिए मैं हमेशा इनके काम आया करता था। बातों बातों में वो राह के तरीकाकार पर रोशनी डाल रहा था। किसी पूछगछ के नतीजे में वो बारीक बातें मेरे इल्म में नहीं आ सकती थी। इनसे इनका पता मालूम करो और कह दो कि मौका मिलने पर तुम खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचोगे। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। क्या तुम इन्हें मार दोगे? सोबराज ने बेसाख्ता पूछा। मैंने ये नहीं कहा, वैसे जरूरत हुई तो ये काम भी किया जा सकता है। तुम्हें मालूम है कि मैं अपने वतन के मामले में बहुत ही सास हूं। यहाँ के अमनो अमान की शर्त पर मैंने तुमको छूट दी हुई है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कैदियों के तबादले के बाद यहाँ आने वाले गैर मुल्की खून की होली खेलें और इत्मीनान से वापस चले जाएं। तुमने गोलमोल जवाब दिया है, खुलकर नहीं बताया कि तुम उनके साथ क्या करोगे। इन्हें बकाने की कोशिश करूंगा, वो ना भागे तो फिर मारे जाएंगे। नहीं डैनी, रहने दो। वो मेरे बयान से डर गया। मैं खुद उनसे गुलू खुलासी हासिल करने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे तेवर मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। मैं हल्की सी भयानक आवाज में हंस पड़ा। तुम्हें मालूम है कि मेरा नाम डैनी है। मैं हर एक पर इतना मेहरबान नहीं हो सकता जितना तुम पर हूं। रावालों के बारे में मुझसे मशवरा करके तुम इंतखाब का हक खो बैठे हो। अब इनका फैसला मैं खुद करूंगा। तुम्हें इनका पता मालूम करके मुझे बताना होगा। ये मेरे साथ तुम्हारे खलूस का इम्तिहान है। मैं तुम्हारे कई इम्तिहानों पर पूरा उतर चुका हूं। अब तुम्हारी बारी है। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। तुम बहुत सख्त आदमी हो। चंद सानियों के सकूत के बाद उसकी थकी हुई आवाज आई। बातों में ना बहलाओ, मुझे तुम्हारा जवाब दरकार है, मैंने टहलते हुए कहा। मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं है। इनकी जेबें खाली हैं। पता नहीं वो कहाँ पड़े हुए हैं। मुझे उनके फोन का इंतजार करना होगा। वो राब्ता करेंगी तो मैं कुछ पूछ सकूंगा। उसका लहजे से सच्चाई की बू आ रही थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे ये उज़र मेरे दिल को नहीं लग रहा, मगर मैं इसे तस्लीम की लेता हूं। वो ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कल तक इनका फोन आ जाना चाहिए। दुश्मन की सरजमीन पर आने वाले सीक्रेट एजेंट बिला वजह अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। इनका एक एक लम्हा कीमती होता है। वो जल्द अज जल्द अपना मिशन पूरा करके वापस जाना चाहेंगे। ठीक है, पहले मैंने तुम्हारी बात पर कान नहीं धरे थे, लेकिन अब मुझे रह रहकर तुम्हारी बात याद आ रही है। FBI और रा मेरे गले की छुछुंदरें बन गई हैं। इनकी तरफ से फोन आने में देर हो सकती है। मैं ताखीर नहीं करूंगा। यह तुम्हारा वादा था कि तुम इन दोनों का साथ छोड़ दोगे। मेरे और तुम्हारे समझौते की यकलौती शर्त थी और तुमने इन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी ली थी। जिम्मेदारी लेते हुए मुझे अंदाजा नहीं था कि यह कितना मुश्किल काम साबित होगा। हर जगह माफियाओं का राज है। इनमें घुसना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वापसी बहुत मुश्किल या शायद नामुमकिन हो जाती है। यह सब देखना तुम्हारा काम है, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। मुझे इन बातों से कोई गर्ज नहीं है। यह याद रखना कि हम दोनों बहुत देर में एक दूसरे को समझ पाए हैं। तुम्हारी जरा सी लफ्जी से ये मुफाहमत खाक में मिल सकती है।